हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं सुनील प्रजापति दी रेडिएट स्टडी में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं। आज कक्षा 12 की मैथ की मैट्रिक्स आज क्लास मैंने स्टार्ट किया है। मैट्रिक्स लेसन है और बहुत ही अच्छा लेसन है। इस लेसन में बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आता ही आता है। जो लड़के आईआईटी वगैरह की भी तैयारी करते हैं इंजीनियरिंग की, तो उसमें ये सब सारे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके भी हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल, बहुत ही ईजी क्वेश्चन ये लेसन है। ईजी कैसे होगा, हम इसको एक एक स्टेप को बड़ी सरलता से पढ़ेंगे तो ये अपने आप ईजी हो जाएगा। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक एक स्टेप को हम बड़े सरल तरीके से पढ़ेंगे, एक एक स्टेप को हम पहचानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये जान लें मैट्रिक्स होता क्या है, इसकी उपयोग क्या है, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। इन सब सारी चीज़ों को हम बड़े बेहतर तरीके से जानेंगे। पढ़ाई ऐसी हो कि सिर्फ एक बार पढ़ने और समझने की ज़रूरत पड़े और फिर से एक बार पक्का हो जाए। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को हम बार बार पढ़ें, बार बार समझें, तो उससे पढ़ाई अधूरी ही रह जाती है और कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है। इसलिए हम लोग एक एक चीज़ को बड़े कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं आपको एक एक चीज़ बड़ी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और आप समझने की भी कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि आव्यूह होता क्या है। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार चाहूँगा जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आपको कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आव्यूह होता क्या है, समझने की कोशिश करो। आव्यूह जो है किसी तत्व या वस्तु को यदि हम पंक्ति या स्तंभ में उसको तरीके से या व्यवस्थित रूप से हम उसको क्रमबद्ध कर सकें, उसको हम आव्यूह कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं। समझने की कोशिश करना। आव्यूह क्या होता है, किसी तत्व या वस्तु को पंक्ति अथवा स्तंभ या पंक्ति व स्तंभ में व्यवस्थित कर सके उसे आव्यूह कहते हैं। आव्यूह कहते हैं। अभी हम एक एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे बड़ी तरीके से। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक एक स्टेप को समझने की कोशिश करना और हम सब सारी चीज़ें समझेंगे। अब बात आती है कि आव्यूह की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या हुआ, आव्यूह की ज़रूरत क्या पड़ी, अर्थात आव्यूह का उपयोग। आव्यूह का उपयोग, यूजेज ऑफ मैट्रिक्स। तो जो आव्यूह का उपयोग है ये मुझे वाणिज्य, बजट, कास्ट एस्टिमेशन से संबंधित हमें जितनी भी सारी चीज़ों की ज़रूरत है उन सब सारी चीज़ों में इसकी मुझे ज़रूरत पड़ी। किस में पड़ी, वाणिज्य में, कास्ट एस्टिमेशन में, बजट में, इन सब सारी चीज़ों में हमें आव्यूह की ज़रूरत पड़ती है। तो इस हिसाब से हम इसकी परिभाषा एक और कह सकते हैं कि आव्यूह संख्या या फलनों का एक वो आयताकार विन्यास है या आयताकार एक रूप है जिसको हम आव्यूह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। या इसको दूसरे शब्दों में कहें कि आव्यूह संख्या या फलनों को एक आयताकार के रूप में
हम व्यवस्थित कर सकें आव्यूह को, या आव्यूह वो संख्या है या मैट्रिक्स है जिसके फलनों को एक आयताकार के रूप में हम व्यवस्थित कर सकें, उसको हम आव्यूह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। हम आव्यूह को, इसकी ज़रूरत क्या कहाँ पड़ी थी? वाणिज्य में, बजट, ठीक है, कॉस्ट एस्टीमेशन आदि में इसकी ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, विक्रय वगैरह में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे सेल्स वगैरह में भी, सेल्स प्रेफरेंस में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। अर्थात हम बात कर दें इसकी सेल्स प्रेफरेंस में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। सेल्स प्रेफरेंस में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब बात आती है कि आव्यूह को हम कैसे निरूपित करते हैं। क्या करते हैं? आव्यूह को हम कैसे निरूपित करते हैं। हमने पहले ये समझा कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, आव्यूह का उपयोग क्या है, और आव्यूह को हम किसी से निरूपित करते हैं। ठीक है, आव्यूह को कैसे निरूपित करते हैं, आव्यूह का निरूपण। ठीक है, आव्यूह को हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में जैसे ABCD के रूप में इसको इंगित करते हैं, और जो इनके तत्व हैं, जो तत्व को हम पंक्ति और स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करते हैं, अर्थात जो हमारे फलन होते हैं उनको हम एक बड़े कोष्ठक के अंदर उसको व्यवस्थित करते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, हमने आपसे कहा कि जैसे कैपिटल A है इज इक्वल टू आपका ये क्या है, बड़े कोष्ठक के अंदर पंक्ति और स्तंभ के रूप में हम इसको व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, ये बड़ा कोष्ठक है। ठीक है, और बड़े कोष्ठक के अंदर मान लीजिए तत्व कौन सा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे हम इसको क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है, कैपिटल A हो, सेकेंड पोजीशन हो, B हो, C हो, ऐसे करके हम निरूपित करते हैं, और इनके जो तत्व हैं हम बड़े कोष्ठक के अंदर इसको रख देते हैं। ठीक है, ये बात आती है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, हम इसको पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होता है, क्रम क्या होता है, कोटि क्या होती है, इन सब सारी चीज़ों पे हम अब इसके आगे चर्चा कर रहे हैं। अब बात होती है कि क्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है। तो देखिए, सीक्वेंस यही है कि दिया होता है कि हम इस तत्व को या डिजिट को हमें स्तंभ में लिखना है या पंक्ति में लिखना है, तो हम इस क्या करते हैं, बड़े कोष्ठक के अंदर उसको हम व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे कहने का मतलब क्या है, ये जो चीज़ें हैं ये आपका क्या है, स्तंभ है। क्या है? स्तंभ, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉलम। ठीक है, और ये आपका क्या है, रो, अर्थात ये आपकी जो है पंक्ति है, अर्थात रो। ठीक है, ये आपकी रो है। उसके बाद बात आती है कि इसमें पंक्ति में कितनी संख्या है और स्तंभ में कितनी संख्या है, उसको हम कोटि कहते हैं। सपोज दैट हमने पंक्ति को यम मान लिया और कॉलम को हमने यहाँ पे यन मान लिया, तो जो हमारे यहाँ पे गुणनफल होगा वो यम गुणे यन होगा। क्या होगा? यम गुणे यन होता है, और यम गुणे यन इज इक्वल टू होता है अवयवों की या तत्वों की
संख्या। क्या होता है? अवयवों की संख्या होता है कि इसके अंदर कितने तत्व या कितने अवयव है। ठीक है, तो हमारे ये जो आयु का जो हमें रिपोर्ट करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? पहला होता है आपका क्रम, दूसरा होता है अव्यय। अव्यय कहें या तत्व कहें, बात एक ही है। तीसरा होता है आपका पंक्ति, और चौथा होता है आपका स्तंभ, और पांचवा होता है कोटि। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं इसमें। क्रम हमने बता दिया आपको कि क्रम वो चीज़ है जो हमारी अव्यय होती हैं, जिसको हम व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, हमें पंक्ति में करनी है, पंक्ति में करनी है कि स्तंभ में करनी है, वो आपका सीक्वेंस हो गया। अव्यय क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पंक्ति क्या है? पंक्ति वो है जिसको हम क्षैतिज रूप में, आयु को हम क्षैतिज में लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल जिसको कहते हैं। स्तंभ क्या है? स्तंभ को हम ऊर्ध्वाधर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? ऊर्ध्वाधर में लिखते हैं। और कोटि क्या होती है? कोटि जो है पंक्ति और स्तंभ का गुणनफल, यानी यम गुणे यन होता है। ठीक है, और ये इक्वल टू क्या होता है? अवयवों की संख्या होती है। यानी हम कह दें इसको कि यहाँ पे क्या है, यम क्या होगा इस हिसाब से? इस हिसाब से यम यहाँ पे 3 हो गया, और यन कितना हो गया? यन भी 3 हो गया, गुणे 3 इज इक्वल टू 9। इसमें अवयवों की संख्या कितनी हुई? 2 माने सेम ही है, तो 9 अवयवों की संख्या हो गई। इसमें टोटल कितनी संख्या हो गई? 9। तो यानी इसकी जो कोटि हुई, कोटि में इसको हम कहते हैं टोटल कोटि। ये हमारी कोटि हुई। तो कोटि की जो संख्या है, अवयवों की जो संख्या है, वो हमारी 9 हुई। ठीक है, कितना समझ में आया? मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक का उपयोग क्या है, मैट्रिक को हम निरूपण कैसे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से ABCD, और इसको बड़े कोष्ठक के अंदर हम इसके अवयवों को लिखते हैं। ठीक है, इस कैसे लिखते हैं? पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिखते हैं। इसमें क्या होता है? एक क्रम होता है, अव्यय होते हैं, पंक्ति होती है, पंक्ति को हम क्षैतिज रूप में लिखते हैं, स्तंभ होता है, स्तंभ को ऊर्ध्वाधर रूप में लिखते हैं, कोटि होती है जो पंक्ति और स्तंभ का गुणनफल होता है, वो हमारा अवयवों की टोटल संख्या को दर्शाता है। क्या करता है? संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम अब आगे चलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? आगे चलते हैं। जैसे अभी हमने ये कहा था उदाहरण के रूप में, डिफिनेशन के रूप में, कि किसी तत्व या वस्तु को, यहाँ अवयव भी लिख सकते हैं, यहाँ पे किसी तत्व या यहाँ अवयव भी लिख सकते हो, अवयव या वस्तु को पंक्ति या स्तंभ या पंक्ति वो स्तंभ में व्यवस्थित कर सके, उसे आयु कहते हैं। हम इसको कुछ व्यवस्थित करके देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मैं इसे मिटाता हूँ, इसे मिटाता हूँ, मैं कह दूँ एग्जाम्पल के तौर पे मोहन के पास चार किताब और 2 पेंसिल हैं,
तो वहीं सोहन के पास 2 किताब और 3 पेंसिल है। कितनी है? 3 पेंसिल है। तो इसको हमको आव्यूह के रूप में लिखना है, आव्यूह के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ठीक, हमारा यही सीक्वेंस होगा। कैसे होगा? हमने कर लिया यहाँ पे ए, और यहाँ पे हमने कर लिया किताब, और यहाँ पे हमने कर लिया पेंसिल। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करना। किताब कितनी है मोहन के पास? 4। पेंसिल कितनी है? 2। सोहन के पास 2 किताब और 3 पेंसिल। ये हमारा क्या होगा? आव्यूह तैयार हो गया है। अब इसमें क्या है? ये पोजीशन, ठीक इसी से संबंधित ये हमारी क्या हो गई? पंक्ति हो गई। क्या हो गई? पंक्ति। और ये क्या हो गया? हमारा स्तंभ हो गया। ये हमारा स्तंभ हो गया। तो हमारी कोट क्या होगी? यम गुणे यम। क्या होगा? यम गुणे यम। थोड़ा सा देख लो नीचे, अगर नहीं दिख रहा है तो हम 3 को यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, 3 को यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? और थोड़ा ऊपर कर लो, नहीं दिख रहा है तो 3 यहाँ इसके पेंसिल के पास 3। तो यहाँ पे यम गुणे यन क्या हो गया? यम कितनी हो गई भाई? पंक्तियों की संख्या तो 2 हो गई, 2, और स्तंभ कितना हो गया? 2। तो टोटल अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 4। टोटल अवयवों की संख्या 4 हो गई। थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर देता हूँ, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो एक बार देखना। यहाँ पे ये हमने लिखा हुआ था आपका, ये था स्तंभ। ठीक है, इसको मैंने यन से रिप्रेजेंट किया था। तो हमने आपको यहाँ पे कहा कि इसको कैसे लिखना है। हमने कहा ए। क्या कहा? ए। अब हमको इसको व्यवस्थित करना है। ये है किताब और ये है आपका पेंसिल। ठीक है, कितनी किताब है मोहन के पास? 4। देखो मोहन के पास 4 किताब है। पेंसिल कितनी है? 2। सोहन के पास 2 किताब है और पेंसिल 3 है। अब यहाँ पे क्या है हमारा? जो पंक्ति संख्या कितनी हो गई? पंक्ति की ये हो गया पंक्ति। इसकी संख्या कितनी हो गई? 2, यानी यम इजक्वल टू 2। हमने पंक्ति को यम से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पे क्या हो गया? स्तंभ हो गया। क्या हो गया? स्तंभ। और स्तंभ को हमने यन से रिप्रेजेंट किया, इसकी भी संख्या 2 हो गई। तो हम क्या कर रहे थे? कोट कैसे निकाल रहे थे? यम गुणे यन इजक्वल टू 2 गुणे 2 इजक्वल टू टोटल अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। टोटल यहाँ पे अवयवों की संख्या यम गुणे यन इजक्वल टू 2 इंटू 2 इजक्वल टू 4 हो गया संख्या। यहाँ पे टोटल यहाँ पे संख्या 4 हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसको क्या करते हैं? सुव्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसे पंक्ति और स्तंभ के रूप में क्या करते हैं? इन अवयवों को हम व्यवस्थित करते हैं। इस हिसाब से यहाँ पे दे दें कि आव्यूह के रूप में लिखें, यानी इसे पंक्ति तथा स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करें। तो हमने इसको क्या किया? पंक्ति और स्तंभ के रूप में व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, समझ में आया? ये आपका मैट्रिक्स का था। अब चलते हैं आगे। इसको नोट कर लो, नोट करना है तो। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे।
मिटाएं इसको, चलिए। देखो, अगर इसी को हमें पंक्ति और स्तंभ को कैसे लिखना है, अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, अर्थात इसे दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था, तो इसको समझने की कोशिश करना है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा क्या लिख सकते हैं इसको। A11 हमने आपको ये बताया था, यहाँ पे जैसे क्या था, E = किताब, समझने की कोशिश करना, पेंसिल, यही था। किताबों की संख्या 4 थी, पेंसिल 2 थे, इसके पास कितने थे, चलो जो भी थे, इसके पास मान लो 3 थे, और पेंसिल आपके पास 4 थे, जो भी है हमने ये मान लिया। हमने कहा आपको ये आपकी क्या है, पंक्ति है, और ये आपका स्तंभ है, तो हमने इसको लिखा था यम गुणे यन, ठीक है, यम गुणे यन लिखा था। चलो एक दूसरा और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने A = हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। हमने एक उदाहरण ये ले लिया, और हमने क्या कहा कि ये आपका पंक्ति है, क्या कहा हमने, ये पंक्ति है, और ये आपका क्या है, स्तंभ है, क्या है, स्तंभ है। और इसकी जो कोटि हमने बताया था आपको, यम गुणे यन, यम क्या है, पंक्ति है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्तंभ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हमें इसे दूसरे रूप में लिखना हो या दूसरे तरीके से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। A11 11 का मतलब क्या हुआ, यहाँ समझने की कोशिश करना है। A11 1 क्या है, यम, और ये क्या है, यन, ठीक है। अब देखो उसके बाद A क्या होगा, A12, यानी 1 जो है, पहला जो अक्षर है वो पंक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा जो अक्षर है वो स्तंभ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी पहले की पंक्ति और पहले का स्तंभ, पहले की पंक्ति दूसरे का स्तंभ, ये क्या है, आपका स्तंभ है, और ये क्या है, पंक्ति है। इसे A13 A14 ... ऐसे हम यन पदों तक चले जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी पंक्ति है तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, अब क्या होगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, ... इसी तरफ क्या है, तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ ... इसी तरह चौथी पंक्ति पहला स्तंभ, चौथी पंक्ति दूसरा स्तंभ, चौथी पंक्ति तीसरा स्तंभ, चौथी पंक्ति चौथा स्तंभ ... हम इसको इस रूप से भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो हम इसको क्या, इसको हम दूसरे रूप में भी, अर्थात यानी उसी के नीचे रहेगा जो हमने नोट बनाया था, अर्थात इसे हम दूसरे रूप में निम्न तरीके से लिख सकते हैं, ये तो हमने आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाया। वो जो हमने एग्जाम्पल अभी मिटाया था वो एग्जाम्पल ही इसमें काम आ जाएगा, हमें ये नया लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे हमें ये लिखना है कि अर्थात इससे हम दूसरे रूप में
निम्न तरीके से लिख सकते हैं, जो ये है आपका, ठीक है, ये है हमारा। समझ में आई बात? ठीक है, देखो मैट्रिक्स अगर आप एक एक स्टेप को समझेंगे, तरीके से समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो मैट्रिक्स इतना भारी है नहीं। और आपकी आगे की कक्षाओं में जैसे आप बीएससी वगैरह भी करने जाते हो, या इंजीनियरिंग वगैरह में भी जाते हो, पॉलिटेक्निक वगैरह में भी जाते हो, या बीटेक वगैरह भी करने जाते हो, तो ये आप भी आपका पीछे छोड़ेगा नहीं, छोड़ने वाला नहीं है आपका। या किसी बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आप एग्ज़ाम में भी बैठते हो, तो आपका ये पीछे छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो आप एक एक स्टेप को समझने की कोशिश करें, क्योंकि बड़े आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं, बात हमारी क्या है कि हमने ये समझा कि इसको दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं। अब बात आती है कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। क्या होता है? मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अर्थात मैट्रिक्स के प्रकार। इसको हिंदी में कहते हैं आव्यूह के प्रकार। समझने की कोशिश करना। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार है। जब आप ये आव्यूह पढ़ लेंगे तो सारडिक भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसी के जस्ट आपका डिटर्मिनेंट्स हैं और बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने सारडिक पढ़ लिया, सॉरी आव्यूह पढ़ लिया, तो आपका बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली माइक पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई थी। चलो ठीक है, ठीक है, तो मिटाते हैं इसे। अब देखते हैं आव्यूह के प्रकार क्या है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। पहला है आव्यूह के प्रकार की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आव्यूह के प्रकार, पहला है हमारा पंक्ति आव्यूह। क्या है? पंक्ति आव्यूह, अर्थात इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह क्या होता है? अभी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जो बता रहे थे कि जो ये आपकी क्या है, पंक्ति है। क्या है? क्या है आपकी? पंक्ति है। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसा आव्यूह जो सिर्फ एक पंक्ति के रूप में लिखा हो। अर्थात कहने का मतलब ये है 1 2 3 4 5, ऐसा आव्यूह जो सिर्फ एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित हो, उसको हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। तो इसकी कोट क्या हो जाएगी? कोट क्या होगी? यम गुणे यन। हमने आपको फार्मूला बताया था। यम की संख्या कितनी है? 1। और यन कितने स्तंभ कितने हो गए? 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। यानी हम इसको या करके लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 गुणे 5, जिसमें सिर्फ
वो अवयव जिसमें सिर्फ एक पंक्ति के रूप में लिखा हो उसको हम क्या कहते हैं? पंक्ति अवयव कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में ये बताया आपको। दूसरा है आपका अस्तंभ अवयव। दूसरा क्या है? अस्तंभ अवयव। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम जब भी लिखेंगे तो हम कैपिटल के बड़े अक्षर के साथ इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये मत भूलिएगा। अब हमारा क्या है? अस्तंभ अवयव। क्या है? अस्तंभ अवयव। अस्तंभ अवयव क्या होता है? अस्तंभ अवयव वो होता है जो सिर्फ हम एक अक्षरों से, यानी एक सिंगल तत्वों से हम सिर्फ एक तत्वों से, मतलब एक तत्वों से हम स्तंभ के रूप में लिख सकें, उसको हम अस्तंभ अवयव कहते हैं। जैसे समझने की कोशिश करना कि हमने क्या किया, A इज इक्वल टू 1 2 3 4, हमने क्या किया, इसको स्तंभ के रूप में व्यवस्थित कर दिया। अर्थात जो इसकी कोटि होगी वो कितनी होगी? बताइए। वो होगी 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 होगा। 4 इंटू 1, सॉरी वो वीडियो बंद हो गया था 2 मिनट के लिए। 4 इंटू 1 होगा आपका। ठीक है, आपका 4 इंटू 1 होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 1। ठीक है, एक मिनट यार, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जा रहा है। ठीक है, तो 4 इंटू 1। अब बात आती है क्षैतिज अवयव की। देखो, क्षैतिज अवयव से भी समझने की कोशिश करना। तीसरा जो पॉइंट है वो हमारा है क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव क्या होता है वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसे मिटा दूं? देखिए, क्षैतिज अवयव क्या होता है समझने की कोशिश कीजिएगा। तीसरा है हमारा क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव ये है जिसमें स्तंभों की संख्या ज़्यादा हो। क्या हो? स्तंभों की संख्या ज़्यादा हो और पंक्तियों की संख्या कम हो, उसको हम कहते हैं क्षैतिज अवयव। जैसे आपका क्या है, हमने ये लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल टू, हमने ये लिख दिया। अब इसमें क्या है, इसमें आपका पंक्ति कितनी है? 1 2, सिर्फ 2 ही है। और कितने हैं? सिर्फ 2 है। और स्तंभ कितना है आपका? 1 2 3 4 5। स्तंभ आपके कितने हो गए? स्तंभ आपके टोटल हो गए 5। स्तंभ टोटल हो गया आपका 5। ठीक है, स्तंभों की संख्या कितनी हो गई आपकी? 5 हो गई। तो हम इसको कोटि कैसे लिख सकते हैं? आप यहाँ पे 2 × 5, तो अवयवों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 10। ठीक है, तो हमारा कोटि क्या होगा भाई? 2 पंक्ति और 5 स्तंभ। यानी हम कह सकते हैं
कि स्तंभ इज ग्रेटर देन पंक्ति। लिख सकते हैं ना, हमारी स्तंभों की संख्या ज़्यादा है और पंक्तियों की संख्या क्या है, कम है। अर्थात ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या कम हो तथा स्तंभों की संख्या ज़्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज अवयव कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव किसे कहते हैं, समझने की कोशिश करना। ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या ज़्यादा हो और पंक्तियों की संख्या कम हो। जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। या b इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी हो सकता है, 4 डिजिट में भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि कोई 5 और 6 डिजिट में ही हम कर दिखा सकते हैं। तो इसमें क्या है, पंक्तियों की संख्या कितनी है आपकी, पंक्तियों की संख्या कितनी है भाई, हमने कहा ऊर्ध्वाधर में क्या, स्तंभ में, क्षैतिज में क्या था, और स्तंभों की संख्या ज़्यादा थी और पंक्तियों की संख्या 1 और 2 ही था भाई। एक पंक्ति ये था, एक पंक्ति ये थी। अब इसमें क्या है, पंक्तियों की संख्या ज़्यादा है, 1 2 3 4 5, लेकिन स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 और 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 गुणे 2 इक्वल टू 10, ठीक है, ये हो गया। वैसे ही सेम कंडीशन इसका हो गया। इसमें स्तंभ कितने हो गए आपके, 2 हो गए और पंक्ति कितनी हो गई, 3 हो गई। तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 इक्वल टू 6। तो जिसमें हमारा पंक्तियों की संख्या ज़्यादा और स्तंभ की संख्या कम हो, उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर अवयव, उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर अवयव। नोट कर लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, शून्य अवयव की बात करते हैं। किसकी, शून्य अवयव। तो अगला पॉइंट है हमारा क्या है, शून्य अवयव। देखो 5th पॉइंट है शून्य अवयव, अर्थात जीरो, इसको रिक्त अवयव भी बोलते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स। देखो ऐसा अवयव जिसमें सभी तत्वों क्या हो या अवयव क्या हो, 0 0 हो। इसका कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रकार में है तो जानना चाहिए, ठीक है। इसके सभी अवयव क्या होते हैं, यम गुणे n इज इक्वल टू 0 गुणे 0 इज इक्वल टू 0। वैसे ही यहाँ पे 0 हो जाएगा अवयव संख्या। ऐसा अवयव जिसके सभी पद क्या हो, सिवाय अवयव क्या हो, 0 हो, उसको शून्य अवयव कहते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, चलो मिटाते हैं इसको।
अब आगे आते हैं हम डायगोनल अर्थात विकर्ण आव्यूह। तो हमारा 6 पॉइंट है विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये ऐसा विकर्ण होता है, ये ऐसा विकर्ण होता है। थोड़ा सा इससे पहले एक चीज़ समझ लेना, वर्ग आव्यूह, तब इसको समझाते हैं। ठीक है, एक है वर्ग आव्यूह, 6 नंबर है स्क्वायर मैट्रिक्स अर्थात वर्ग आव्यूह। देखो वर्ग आव्यूह आप वर्ग से ही समझने की कोशिश करो कि इसमें जो तत्वों की संख्या होगी, चाहे वो स्तंभ हो या पंक्ति हो, इसमें बिल्कुल बराबर होगी। ठीक है, सेम होगा। जैसे क्या है, a इक्वल टू 1 2 3 4, कोटि की संख्या कितनी होगी? 2 गुणे 2। b इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जितनी पंक्ति की संख्या होगी उतने ही आपका क्या होगा? स्तंभों की संख्या होगी। ठीक है, ये आपका होता है वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर आव्यूह इसको कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा जो हम बात कर रहे थे, शून्य आव्यूह हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं विकर्ण आव्यूह। क्या कहते हैं? विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स देखिए, इसमें क्या होता है, विकर्ण जो आव्यूह, इसको विकर्ण आव्यूह, इसमें हमारा क्या होता है, जो विकर्ण की स्थिति होती है उसको छोड़ के बाकी जितने अवयव होते हैं वो शुद्ध शून्य होते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है a इक्वल टू 2 0 0 3, ये स्थिति क्या है? ये जो रूप है आपका क्या है? विकर्ण का रूप है। तो विकर्ण वाले अवयवों को छोड़ के बाकी जितने भी अवयव होते हैं, चाहे पंक्ति हो या स्तंभ हो, उसमें सभी क्या होते हैं? 0 होते हैं। उसको विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हम कह दें 1 0 0, 1 को छोड़ के 2 0 0 0 3 0 0 0 4, बीच में कहीं 1 हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये विकर्ण की स्थिति है। बाकी अवयव क्या है हमारे? 0 है। तो विकर्ण की स्थिति ऐसी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे इकाई या तत्समक आव्यूह। ठीक है, तत्समक आव्यूह, इसको कहते हैं यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें सेम ऐसे ही होता है, a इक्वल टू 1 0 0 1, यानी जो विकर्ण की डायगोनल की जो पोजीशन होती है वो सिर्फ 1 होना चाहिए हर पंक्तियों में विकर्ण की स्थिति में। ठीक है, जैसे हमारा b है, ये हमारा क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा क्या हुआ? कैसी स्थिति हुई? जो विकर्ण में है, मतलब ऐसा वर्ग जो विकर्ण, इसका कितना होना चाहिए? ऐसा वर्ग जिसमें विकर्ण हमारा 1 हो, उसको हम इकाई या तत्समक आव्यूह
कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं अदिश अवयव। क्या कहते हैं? अदिश अवयव। ठीक है, दे अदिश अवयव ऊपर का मिटाते हैं। अदिश अवयव। अदिश अवयव क्या होता है? जिसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें जो अवयवों की संख्या होती है वो विकर्ण में बिल्कुल सेम होती है। जैसे क्या है? 2 0 0 0 2 0 0 0 2। क्या है हमारा यहाँ पे? जो विकर्ण की स्थिति है वो बिल्कुल क्या है? सेम है, मगर इकाई नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इकाई नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ बात कर रहे हैं b इजकल टू, और अन्य पद क्या हो आपके? वो 0 हो। अन्य पद, अन्य संख्याएं क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ये हमारा अदिश होता है, अदिश अवयव होता है। यानी हमारी जो विकर्ण क्या है, विकर्ण की जो पोजीशन है वो बिल्कुल अदिश पोजीशन है, बाकी अवयव 0 0 होती हैं। यानी हम इसको क्या कर सकते हैं? पंक्ति की संख्या कितनी है? 3 गुणे 3, इसमें भी 3 गुणे 3 है। ठीक है, ये हमारा आपका प्रकार है किसके? अदिश के। ठीक है, तो मुझे आशा है कि जितने भी हमने प्रकार पढ़ाए हैं सब इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के बिहाफ से, आपके बोर्ड के एग्जाम। आप बात करें मोटी मोटी जो आप एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे, इसमें सब ये काम आने वाली चीज़ें हैं। हमने एक एक सिस्टम बड़े बारीकी से पढ़ाया है, आपको बहुत सारी चीज़ें समझाया हमने। तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज से, एनसीईआरटी पैटर्न से, कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने क्वेश्चन को लाया हुआ है, उसको लाते हैं, देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको। क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। अवयव एक्सरसाइज आपका 1 है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। अवयव a इक्वल टू, बड़े कोष्टक के अंदर हम इसको दर्शाते हैं 2 5 19 -7। ये हमारा एक्सरसाइज है। ठीक है, ये मतलब एक्सरसाइज है हमारा। 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। ठीक है, ये हम पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में लेसन से अपना कर रहे हैं। अब ये पूछ क्या रहा है? पहला ये पूछ रहा है कि अवयव की कोटि, अवयव की कोटि निकालिए। दूसरा पूछ रहा है अवयवों की संख्या। देखो कितना आसान पूछ रहा है ये। तीसरा पॉइंट आपका पूछा है अवयव A13
A21 A33 A24 A23 ये हमारा पूछ रहा है। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको हमें सॉल्व करना है। अभी देखिए हमने जब एक एक स्टेप बता रहे थे तो हमने बड़ी क्लियरली आपको बताया, समझाया है सब सारी चीज़ें कि कोटि क्या होती है। ठीक है, आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि तो हमने यही बताया आपको, यम गुणे यन, यही बताया ना। अब हम इसको हल कर रहे हैं। अब आव्यूह की कोटि क्या है, पहला यम गुणे यन, यानी पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। अब पंक्ति संख्या कितनी है, 1 2 3, पंक्ति संख्या 3, स्तंभ कितने हो, 1 2 3 4, तो गुणे 4 इक्वल टू कितना हो गया, 12। तो हमें ये करना नहीं है अभी, बस ये पूछा है कि हमारी कोटि क्या है। तो कोटि क्या है, 3 × 4 है आपका। अब अवयवों की संख्या क्या है, अब दूसरा कर दो क्या, यम गुणे यन इक्वल टू 3 × 4 इक्वल टू 12। ये हमारी अवयवों की संख्या है। टोटल क्या है, अवयवों की संख्या। अब तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, समझने की कोशिश करना। आव्यूह A13 यानी जो A क्या है, पंक्ति को दर्शा रहा है, और 3 क्या है, स्तंभ, 1 2 3, तो कितना होगा 19। अब देखिए A21 क्या है, A21 ये पंक्ति है, मैंने आपको बताया था आपको, तो पंक्ति ये है, और 1 35। उसके बाद क्या कर रहा है, A33 ये पंक्ति है आपकी और ये स्तंभ है, तो पंक्ति ये हो गई, स्तंभ ये हो गया -5। A24 फिर से करा दूसरी पंक्ति, चौथा स्तंभ, तो चौथा स्तंभ कितना हो गया, 12। फिर से आपका A23, ठीक है, समझने की कोशिश करना है। A23 क्या है, दूसरे का पंक्ति और तीसरे का स्तंभ, तो 5/2। भाई हमने आपको तो यही बताया था ना कि हमने कहा था A11 लिखेंगे तो ये पंक्ति है और ये हिस्सा स्तंभ है। सेम वही, ये पंक्ति हो गई और ये स्तंभ हो गया, ये पंक्ति यानी ये यम और ये यन। वैसे ही कंडीशन ये आपका हमने बताया था, और एक एक चीज़ें हमने बताया था। इस हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया एक एक लाइन, इस हिसाब से आप पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे और हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आपको डाउट्स होंगे, जो क्वेश्चन नहीं आएगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और अगली क्लास में हम फिर से इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ओके।